अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक यस या थम्स अप दे दीजिए प्लीज। ऑडियो वीडियो क्लियर है स्टूडेंट्स? आज लेक्चर 9 होगा ना भैया? सैटरडे 33639। एक बार देखिए क्यों आज फ्राइडे है कि सैटरडे? तो 9th होना चाहिए ना। एक मिनट स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 9 होगा ना अपना? हाँ, क्योंकि 3 आज 9th है। आज 9 लेक्चर होगा बिल्कुल। चलो इसे करेक्ट कर देते हैं अपन। चलिए बिल्कुल आज लेक्चर 9 होगा। यस, चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास बहुत जबरदस्त थी, बहुत मजेदार थी। हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड, कोड एंड म्यूटेशंस, इन सबको अच्छे से पढ़ लिया? बताइए। हमने सेलिएंट फीचर्स की बात की थी जेनेटिक कोड की, नो डक्ट से, यानी नॉन ओवरलैपिंग, डुअल नेचर ऑफ एयूजी, डीजेनेरेसी, नियरली यूनिवर्सल, ट्रिपलेट कोडॉन, कॉमालेस कोडॉन एंड स्पेसिफिसिटी। हमने देखा था कैसे साइंस ने प्रूव किया था कि कोडॉन ट्रिपलेट है। हरगोबिंद खुराना जी, सीवियर ओक्वा जी ने एंजाइम बनाया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, और मार्शल नीरनबर्ग जी ने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बनाया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है। आज हम पहले जेनेटिक कोड से रिलेटेड कुछ मजेदार क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मेरे साथ सभी नादान परिंदे चेहरे पे स्माइल ले आइए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पोल लगा रही हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मैंने आपको दिया है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं, प्लीज ट्राई करिए। मैं आपको एक हिंट दे देती हूं। कल की क्लास में हमने 4 टू द पावर n पढ़ा था, जहां पर 4 होगा टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, n था नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन ईच कोडॉन, और ये थे इज इक्वल टू कोडॉन्स पॉसिबल। कोडॉन्स पॉसिबल, जैसे हमारे अंदर 3 टाइप के कोडॉन, 3 बेसिस है इन ईच कोडॉन, 4 टाइप की बेसिस हैं, तो 4 टू द पावर 3 था। अब करो बेटा क्वेश्चन सॉल्व। अब करिए सब लोग सॉल्व इस क्वेश्चन को। निकालिए आंसर सब। ये कह रहे हैं कि मान लो, अज्यूम, मान लो 5 टाइप की बेसिस है, मान लो, और हर कोडॉन के अंदर 2 बेसिस हैं। बेटा अगर 5 टाइप की बेसिस हैं, यानी 4 की जगह 5 आ जाएगा फॉर्मूले में, और हर के अंदर 2 हैं, 3 की जगह ये आ जाएगा, यानी 5 5 25 कोडॉन्स पॉसिबल होंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने चैट्स में भी 3 दिया है। 50% ने नियरली करेक्ट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया रिया, अनास, मेघा, अदिति, वेरी गुड। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है आपके लिए। 7 टाइप की बेसिस है, 2500 अमीनो एसिड्स हैं, तो कितनी बेसिस होंगी ईच कोडॉन में? सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करिए, सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करिएगा। अभी पहले सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करिए, करिए ट्राई, कोशिश करो खुद से करने की। लगाओ दिमाग, चलाओ, कोशिश करो। यस अली, यू कैन।
आओ इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्यूशन देती हूं मैं। हमने ये पढ़ा था कि 4 टू द पावर 3, यहां पर 4 है नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन, जैसे हमारे में 3 होती है, और 4 है कितने तरह के नाइट्रोजन बेसिस हैं, जैसे हमारे में 4 होती हैं, और 64 थे टोटल कोडॉन्स कितने हैं, और ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते थे। ऑफ कोर्स 3 स्टॉप कोडॉन थे। ये एक बेसिक है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम उसे यहां लगाएंगे। हमें यहां पर क्या दिया है कि 7 टाइप की बेसिस हैं, यानी 4 टाइप की नहीं 7 टाइप की बेसिस हैं। तो मुझे यहां पर टाइप ऑफ बेस जो है वो 7 दिया है, 7। नाउ ये कह रहे हैं 2500 अमीनो एसिड्स हैं, यानी 2500 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन कितनी है, मुझे नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता कि कितने कोडॉन्स हैं। हाँ, मुझे यह जरूर पता है कि 2500 अमीनो एसिड्स कोड होने चाहिए, यह बात मुझे पता है। अब देखो, इन 4 इंफॉर्मेशन में से कुछ ना कुछ से क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग। देखो बेटा, अगर मैं ये मानूं कि 1 कोडॉन में 1 बेस है, तो 7 टू द पावर 1 यानी 7 टाइप के कोडॉन्स होंगे, और 7 कोडॉन से 2500 अमीनो एसिड्स नहीं कोड हो सकते। अगर मैं ये मानूं कि 2 बेस होंगी ईच कोडॉन में, तो 7 टू द पावर 2 यानी 49 कोडॉन्स होंगे, और वो भी 2500 के लिए कोडिंग नहीं कर सकते। अगर मैं ये मानूं कि 3 बेसेस होंगी इन ईच कोडॉन, तो 7 टू द पावर 3 यानी 343, और ये भी कोड नहीं कर सकते 2500 के लिए। अगर मैं ये मानूं कि 4 बेसेस हैं इन ईच कोडॉन, तो 7 टू द पावर 4 और ये आ जाएगा 2401, और इससे भी 2500 अमीनो एसिड कोड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि 5 बेसिस हैं इन ईच कोडॉन, तो 7 टू द पावर 5, और ये अपना आएगा तकरीबन 18607, और इतने कोडॉन से 2500 अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं, जैसे 64 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड्स कोड हो सकते हैं, यानी सिर्फ ये पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन जो है उसका आंसर हो जाएगा 5। देयर आर 5 बेसिस इन ईच कोडॉन। आओ देखें, 40% ने नियरली करेक्ट करा है। आराध्या, देवेश, अनन्या, रिचिता, अक्सा। अब मैंने आपके लिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लगा दिया है, करिए सॉल्व। फंडा समझ में आया? आप तो वो याद करो, 4 टू द पावर 3 में 4 क्या है? टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। 3 क्या है? नंबर ऑफ बेसिस इन ईच कोडॉन। कितने कोडॉन बनते हैं? 4 टू द पावर 3 यानी 64 कोडॉन, और उनसे कितने अमीनो एसिड कोड होते हैं? 20। अगर बेसिस 7 दे देंगे, 5 दे देंगे, तो 4 की जगह वो नंबर आ जाएगा। और ईच कोडॉन में कितनी बेसिस हैं? या तो वो गिवन होगा जैसे अपर क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन में है, या नहीं होगा तो हमें ढूंढना पड़ेगा। यहां ये दिया है कितने अमीनो एसिड है। बेटा अगर 2500 अमीनो एसिड है तो कम से कम मिनिमम 2500 कोडॉन तो बनने ही चाहिए। अगर 7 टाइप की बेसिस हैं और 4 बेसिस है ईच कोडॉन, तो 2401 कोडॉन बनेंगे। तो 2401 मैक्सिमम अमीनो एसिड बन सकते थे, पर बन रहे हैं 2500, यानी 5 होंगी, और इतने कोडॉन्स पॉसिबल होंगे। ये देखो, इतने कोडॉन्स होंगे। 76% ने बिल्कुल सही दिया है। राशि, धर्म, प्रीत, अक्सा, मलिक, रविंद्र, वेरी गुड। बेटा ये क्वेश्चंस आप लोग नोट्स में ऐड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। इन क्वेश्चंस को, ये वाला क्वेश्चन भी जाएगा, ये सेकंड पार्ट पूरा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, ये वाला फर्स्ट पार्ट, केवल फर्स्ट पार्ट बेटा, केवल फर्स्ट पार्ट। मैं पोल लगा रही हूं, केवल फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिए। ये सारे आप नोट्स में ऐड करेंगे बेटा, करिए ट्राई। कर लिया ऐड? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखिए यहां पर दिया हुआ है, पूछा है कि कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे, एमआरएनए दिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उल्लू आया आया, ये स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता बेटा, 7 ही अमीनो एसिड्स होंगे, 7। 21% ने केवल सही दिया है। किसके दिमाग की बत्ती जली थी जरा बताइए, मेरी पलटू जनता पलटेगी क्या? प्रचिता, काजल, रितेश, नजमा, आ रहा है समझ में सबको? बेटा ये स्टॉप कोडॉन है, उल्लू आया आया, इससे कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होगा, केवल 7 अमीनो एसिड्स होंगे। 21% ने सही दिया है। देवेश, दक्ष, आराध्या, यामिनी, रोहिणी, अक्षर, रिचिता, दीप, वेरी गुड। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मैं पोल लगा देती हूं। सेकंड पार्ट मजे आए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए करिए। करो, ट्राई करो, मैं टाइम दे रही हूं, करिए प्लीज सॉल्व। ये कह रहे हैं कि 15th वाली जो बेस है 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ये है 15th बेस, दिस इज 15th, दिस इज सब्सटीट्यूटेड बाय जी, मतलब सी गई और जी आ गई, तो कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे बेटा? अब ये UAG बन गया है, अब ये UAG बन गया है, उल्लू आया गया यानी स्टॉप कोडॉन बन गया है। तो अब केवल ये वाले 4 अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन में फॉर्म होंगे, क्योंकि यहीं पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल स्टॉप। 56% ने सही दिया है, बहुत बढ़िया। वैदिक, देवेश, शेरल, राशि, यामिनी, वेरी गुड। चलो आओ देखो ये कैसा म्यूटेशन है, बताइए ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, बताइए। नुसरत बिल्कुल सही है, 4 अमीनो एसिड्स ही बनेंगे, वेरी गुड बेटा। ये सब्स्टिट्यूशन है। पहले तो ये सिंगल यानी पॉइंट म्यूटेशन है, फिर पॉइंट के अंदर भी ये फ्रेम शिफ्ट नहीं है, ऐड या डिलीट नहीं हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन है। और उसमें भी बेटा सी की जगह पर जी आया है, सी की जगह पर जी, सी पिरामिडीन है, जी प्यूरीन है, तो पिरामिडीन की जगह पर प्यूरीन आया है यानी ट्रांसवर्जन है, ट्रांसवर्जन। चलो इसी में मैं एक पार्ट और दे रही हूं, इसी क्वेश्चन में बेटा मैं एक पार्ट और दे रही हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ कोडॉन्स if genetic code is non overlapping। ऑप्शंस दे देती हूं मैं आपको, ये है आपके ऑप्शंस, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं बेटा, 8 7 6 एंड 5। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। पहले 2 पार्ट्स में मैंने अमीनो एसिड्स कितने फॉर्म होंगे वो पूछा था, अमीनो एसिड, वहां आपको स्टॉप कोडॉन का ध्यान रखना पड़ा था। स्टॉप कोडॉन के पहले पहले अमीनो एसिड्स बनेंगे। अब मैं आपसे कह रही हूं कि नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कोडॉन्स बताइए मुझे कितने हैं। नंबर ऑफ कोडॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोडॉन्स हैं। हाँ 8th वाला स्टॉप कोडॉन है तो उससे अमीनो एसिड नहीं बनेगा, तो अमीनो एसिड तो 7 बनेंगे, पर कोडॉन्स का नंबर क्या होगा 8, कोडॉन्स का नंबर क्या होगा 8।
70% ने बिल्कुल सही किया है। धर्मदीप, गुड्डू, आर्यन, प्रशांत, वेरी गुड। अब मैं एक और पॉइंट बोल रही हूं, इफ द जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, if the genetic code is overlapping 20, 22, 24 and 26, करिए ट्राई, करिए ट्राई। अब बेटा ये काफी साल से पूछा नहीं गया है, बट आ सकता है, हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? कोडॉन तो 8 ही काउंट होंगे, 8th स्टॉप कोडॉन है, इसीलिए अमीनो एसिड 7 बनेंगे, बट कोडॉन्स तो 8 ही काउंट होंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। ओवरलैपिंग का मतलब है इन 3 से एक कोडॉन है, फिर नेक्स्ट ये कोडॉन होता, फिर नेक्स्ट ये कोडॉन होता, फिर नेक्स्ट ये कोडॉन होता, इसे ओवरलैपिंग बोलते हैं। बेटा अब इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है n-2, जहां पर n है नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां पर इसको अप्लाई करते हैं, 8 कोडॉन्स है, यानी टोटल 24, 8 3 24 न्यूक्लियोटाइड्स है, 24 न्यूक्लियोटाइड्स है ना। इस क्वेश्चन के अंदर 24 न्यूक्लियोटाइड्स है। सो इस क्वेश्चन के अंदर n इज इक्वल टू 24 है, तो 24 माइनस 2 यानी 22 कोडॉन्स होते, अगर ओवरलैपिंग होता तो 22 कोडॉन्स होते। इसे भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, अभी कर लो मेरे सामने। नंबर ऑफ कोडॉन्स इफ द जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, प्लीज नोट करिए। 20% ने सही दिया, बट कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें, कोई बात नहीं, ये नया कंसेप्ट है, ये ऐसे नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अभी काफी सालों से इस पॉइंट पर क्वेश्चन आया भी नहीं है। एक्चुअली तो कोडॉन्स कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, 3 3 3 3 3 सिंपल है, 8 हो गए, 8 24 न्यूक्लियोटाइड्स है तो 8 कोडॉन्स 8 अमीनो एसिड्स, पर 8वां वाला स्टॉप है तो 7 अमीनो एसिड्स। बट ओवरलैपिंग अगर होता तो बेटा 22 कोडॉन्स माने जाते। अब आप, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वरना अगर इन्हें काउंट करोगे ना, 3, फिर इनसे नेक्स्ट, फिर इनसे नेक्स्ट, फिर इनसे नेक्स्ट, फिर इन 3 से नेक्स्ट, फिर इन 3 से नेक्स्ट, तो 22 ही आएंगे। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये हमें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कोडॉन्स अगर ओवरलैपिंग है, n इज इक्वल n-2, जहां पर n है जितनी न्यूक्लियोटाइड दी हुई है। मान लो आपको एक लंबा सा 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा दे दें, तो 50 - 2 48 कोडॉन्स हो जाएंगे, और वरना 3 3 3 3 3 वैसा सिस्टम चलता है। चलो अब आइए स्टूडेंट्स, प्लीज नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग लिखिएगा टीआरएनए। टीआरएनए, इसे हमने, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का, तो मैंने टीआरएनए का फुल फॉर्म बताया था। प्लीज लिखिएगा ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि यही अमीनो एसिड्स को ले लेकर आएगा, ट्रांसफर करेगा, तो इसे ही कहते हैं ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। इसे हमने सॉल्युबल आरएनए भी कहा था, आपको याद होगा। और यही अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लाएगा, फिर उनमें बॉन्डिंग होगी, हम देखेंगे, आज सीखेंगे। तो इसे ही अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल आरएनए, अडेप्टर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। प्लीज हेडिंग लिख दीजिए। चल, हो गई। अब ये क्या करता है, इसका मेन काम है बेटा, जब एमआरएनए बना न्यूक्लियस में और वो साइटोप्लाज्म में आ गया, ऐसे ही टीआरएनए भी न्यूक्लियस में फॉर्म होके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये कोडॉन को रीड करते हैं, कोडॉन को। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये एक एमआरएनए है, इस पर ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। सपोज इधर है AUG, GGG, UUU, CCC। तो एक टीआरएनए जब आएगा, वो इसे रीड करेगा, इसे रीड करेगा।
उसे पता चल जाएगा कि मुझे मिथियोनिन अमीनो एसिड लेकर आनी है। बाद में अगला टीआरएनए इसे रीड करेगा, मुझे ग्लाइसिन लेकर आना है, इसे रीड करेगा फिनाइल एलेनिन लेकर आना है, इसे रीड करेगा प्रोलीन लेकर आना है। यानी इट रीड्स कोडॉन्स ऑन एमआरएनए। कोडॉन्स कहां पर है बेटा? एमआरएनए पर। एंड ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड। कोडॉन्स है एमआरएनए पर, ये उन्हें रीड करके स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेकर आएगा। अब ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि टीआरएनए पर इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होती हैं। मतलब बेटा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग अलग टीआरएनए हैं, जो टीआरएनए इसे रीड करेगा उसके पास में यूएसी ऐसा एंटी कोडॉन होगा, तभी वो एयूजी को रीड कर पाएगा। अगर यहां पर जो टीआरएनए आया जिसपे सीसीसी है, जीजीजी है, एयूजी है, तो वो रीड नहीं कर पाएगा। केवल वही टीआरएनए रीड कर पाएगा जो इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को होल्ड करता होगा। तो जितने तरह के कोडॉन्स हैं उन सबके लिए टीआरएनएज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अभी हम इसे लिखेंगे। अब यानी कोडॉन्स कहां पर है? कोडॉन्स एमआरएनए पर, और एंटी कोडॉन कहां होता है? टीआरएनए पर। तो कोडॉन जो है बेटा, कोडॉन वो है एमआरएनए पर, और एंटी कोडॉन जो होगा वो होता है टीआरएनए पर। अब स्टूडेंट्स जब टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, अगर हम 2D स्ट्रक्चर देखें, 2D स्ट्रक्चर, तो वो क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ, क्लोव्स की लीफ, पत्ती की तरह। उसकी पत्ती कुछ ऐसी होती है, ऐसी ऐसी लीफ होती है 2D के अंदर। 2D इजी होता है स्टडी करने में, तो 2D में ऐसा दिखता है, बट एक्चुअली जो रियलिटी में इसका स्ट्रक्चर है, यानी 3D स्ट्रक्चर है जो बेटा, वो उल्टा एल दिखता है, इन्वर्टेड एल। अभी सिखाऊंगी आपको, पर उल्टा एल, इन्वर्टेड एल स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका 2D स्ट्रक्चर आर्टिफिशियली क्रिएट करा, समझा, और उससे इसकी स्टडी करी है। इन्वर्टेड एल मतलब ऐसा, ऐसा। चलिए आइए एक न्यू पेज ले लीजिए। हाँ बेटा, लॉन्ग का पत्ता, क्लोवर मतलब लॉन्ग। चलिए आइए एक न्यू पेज ले लीजिए, और अब हम बनाएंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर। बनाइए मेरे साथ। बेटा ये आरएनए है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। एक सिरे पर 5 प्राइम होता है, एक एंड पर 3 प्राइम होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहां भी होता है। उप से क्या हो गया? बिल्कुल ऐसा ही यहां भी होता है। इधर पर है 5 प्राइम एंड, इधर पर है 3 प्राइम एंड। आपको मालूम है बेटा 5 प्राइम पर फॉस्फेट फ्री होता है और 3 प्राइम पर OH फ्री होता है। यहां पर mRNA आएगा, ये सपोज mRNA है, mRNA, और mRNA पर कोडॉन्स होंगे, mRNA पर कोडॉन्स होंगे, ये कोडॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर CCC है, तो यहां टीआरएनए पर, यहां टीआरएनए पर GGG होगा, GGG, ताकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, ये इसे रीड करे और फिर प्रोलीन अमीनो एसिड लेकर आए, जो भी अमीनो एसिड है। तो बेटा ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर बना है इसे लूप कहते हैं, और इस पर एंटी कोडॉन है, ये कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो इस लूप को कहते हैं एंटी कोडॉन लूप। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है
एंटी कोडॉन टीआरएनए पर होते हैं, कोडॉन एमआरएनए पर होते हैं। क्या है एंटी कोडॉन? 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसमें क्या है? 3 बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन ऑन एमआरएनए। बेटा एमआरएनए पर कोडॉन है और टीआरएनए पर उसका एंटी कोडॉन है, एंटी कोडॉन। सो दिस इज द एंटी कोडॉन लूप। लूप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा ऐसा हो गया है सब सिंगल स्ट्रैंडेड ही। अब ये अननोन आर्म है, अननोन, इस पर अभी नहीं जा रहे हैं, इसे एंटी कोडॉन आर्म कह देते हैं। ये एंटी कोडॉन लूप है, अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बेटा इन आर्म्स को क्या कहते हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट मुझे बताना एक बार जरूरी है। एक बार लिख लो, इतना हो गया। इसे कहते हैं बेटा टी लूप, टी लूप, टी लूप। इसके अंदर बहुत सारी वही न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। बेटा मैं पढ़ाऊंगी आपको आज ही कि टीआरएनए जो है वो एमआरएनए के साथ भी जुड़ रहा है और वो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से भी जुड़ता है। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट से एमआरएनए जुड़ता है, स्मॉलर एम, स्मॉलर एमआरएनए, और लार्जर सब यूनिट से टीआरएनए जुड़ता है। तो टीआरएनए जो राइबोसोम के साथ जुड़ता है बेटा वो इसी लूप से थ्रू जुड़ता है। सो बाइंड्स विथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की स्मॉलर के साथ एमआरएनए जुड़ता है और लार्जर के साथ टीआरएनए जुड़ता है। यहां पर कुछ बड़ी डिफरेंट सी न्यूक्लियोटाइड होती हैं। नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड ए, जी, सी या यू होती है। यहां पर एक होती है बेटा जिसे सूडो यूरेसिल कहते हैं, यूरेसिल ही है पर थोड़ी सी डिफरेंट है। एक होती है जिसे राइबोथाइमिडीन कहते हैं। भाई वैसे तो थाइमिडीन कभी भी आरएनए में नहीं मिलेगी, डीएनए में ही मिलेगी, पर यहां मिलती है। एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये नहीं भी याद करोगे चलेगा, नहीं भी याद करोगे चलेगा, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये एंटी कोडॉन लूप इंपॉर्टेंट है, इसे आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इसे कहते हैं बेटा, इस वाले को कहते हैं डी या DHU लूप, डी लूप या DHU लूप। यहां भी ऐसे कई सारी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जिनमें से एक होती है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। भाई नॉर्मली यूरिडिन होती है पर यहां पर डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन है, इसीलिए इसका नाम है DHU लूप, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। थोड़ी मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हो गई हैं, ऐसा समझ लो। अब अभी सिर्फ एक पॉइंट लिखवा रही हूं, इट रिकॉग्नाइज, लिखो, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। बेटा ये साइट एक एंजाइम को पहचानती है, इस एंजाइम का क्या वर्क है मैं थोड़ी देर में आज ही सिखाऊंगी। अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम को पहचानती है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगी। ये एनसीईआरटी में दिया है। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, कौन सी मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, क्या करती है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना, आपसे 100% नहीं पूछेंगे, ठीक है आर्यन। अब बेटा टीआरएनए ने कोडॉन को रीड किया, कोडॉन है एमआरएनए पर, कोडॉन है एमआरएनए पर, उसे रीड किया क्योंकि उसके पास एंटी कोडॉन है, और पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पिक किया। अब अमीनो एसिड कहां जुड़ता है? यहां जुड़ता है, ये वाला जो एंड है 3 प्राइम एंड, दिस इज द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ये एनसीईआरटी में दिया है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड जुड़ता है, 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड जुड़ता है। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, ये इंपॉर्टेंट है।
अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, बट बेटा उसमें क्लियरली बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं हम कि अमीनो एसिड जो है, इसको ऐसा समझो जैसे सपोज ये है मान लो, है ना, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है, COH होता है, एक R होता है, एक H होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है NH2, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, इसको उल्टा लिख रही हूं, उल्टा मतलब यहां NH2 कर देती हूं, यहां R कर देती हूं, यहां H कर देती हूं, ये COOH हो गया। और बेटा आपको मालूम है जो 3 प्राइम एंड है इस पर OH होता है, OH, ये भी सबको पता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, याद है ना, 3rd कार्बन। तो ये पानी निकल जाता है, ये पानी निकल गया, तो इधर का CO ये बॉन्ड बन जाता है COOH, इधर अल्कोहल है OH, इधर एसिड है, अल्कोहल और एसिड ईस्टर बॉन्ड बनता है। अब जिसको समझ आए भैया बहुत बढ़िया, जिसने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है उसको समझ आ रहा होगा, वरना कोई बात नहीं है। आप तो इतना समझ लो कि 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड अटैच होता है, ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। अमीनो एसिड के पास एसिडिक ग्रुप है, 3 प्राइम एंड पर अल्कोहलिक OH ग्रुप है, तो अल्कोहल और एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ईस्टर बॉन्ड बन जाता है। ये बात जिसे समझ आए बढ़िया, नहीं आए कोई बात नहीं। अपने को एंटीकोडॉन आना चाहिए, अपने को अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट आनी चाहिए, ये 2 बातें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया तो जल्दी से मुझे डन कर दो बेटा, जल्दी से डन कर दीजिए। चल, तो ये देखो, ये क्लोवर लीफ की तरह ही तो दिख रहा है, हमने ऐसे ही तो बनाया था, लौंग का पत्ता ऐसे ही तो होता है, लौंग का पत्ता इसी तरह का तो दिख रहा है, इसीलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। बेटा ये 2D मॉडल है, 2D, ये 2D मॉडल है। ये मैंने आपके लिए कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं इस तरह से, इस तरह से, ये सब 2D मॉडल्स हैं। अब मैं हटा देती हूं इसको, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं अपने को। तो ये 2D मॉडल की तरह है, 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड जुड़ता है, यहां पर एंटीकोडॉन होता है, ये 2D है। पर बेटा एक्चुअली रियल में ये जब 3D बनता है तो कुछ ऐसा बनता है, यहां है एंटीकोडॉन, यहां पर अमीनो एसिड जुड़ता है 3 प्राइम एंड पर ऐसा गिड़म पिड़म सा रहता है। ये देखो, ये इन्वर्टेड L जैसा है, ये देखो, ये देखो, ये और ये देखो, इन्वर्टेड L ऐसा होता है, ये ऐसा है इन्वर्टेड L। दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन 3D। आइए प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालिए, लेट्स मास्टर एनसीईआरटी। छोटा सा टॉपिक है बट इसे आप मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालो सब। नोट तो कर लिया ना सबने? चलो आओ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, यहां तक लास्ट क्लास में हो गया था। ये था जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन वाला टॉपिक, ये रहा टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल। फ्रांसिस क्रिक ने ये कहा था कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए टू रीड द कोड और उसे फिर अमीनो एसिड से लिंक भी करे, तभी तो अमीनो एसिड आएंगे। क्योंकि अमीनो एसिड के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो डायरेक्ट कोड को रीड कर ले। अमीनो एसिड कैन नॉट रीड द कोड क्योंकि कोड में न्यूक्लियोटाइड्स है और अमीनो एसिड एक डिफरेंट तरह का मॉलिक्यूल है, उनकी आपस में रीडिंग नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला था कि कोई अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो रीड करेगा कोड यानी कोडॉन्स को और दूसरी तरफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा। इसे कहते हैं टीआरएनए, जिसे सॉल्यूबल आरएनए एसआरएनए भी कहते हैं। ये है अडेप्टर मॉलिक्यूल। नाउ टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन लूप है जिसके पास 3 बेसेस होंगी कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन और एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होगा जो अमीनो एसिड के लिए जुड़ेगा। टीआरएनए स्पेसिफिक है फॉर ईच अमीनो एसिड। फॉर ईच अमीनो एसिड देयर इज अ फिक्स्ड टीआरएनए, जैसा मैंने बताया। अगर कोडॉन AGU है तो एंटी कोडॉन UCA होगा, अगर ये UAC है तो ये AUG होगा।
AGU सीरीन के लिए कोड करता है, UAC टायरोसिन के लिए कोड करता है। कोडॉन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आएगा और अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पर अटैच होता है, आप देख सकते हैं। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, बट एक्चुअल में रियलिटी में इन्वर्टेड एल होता है, यानी 3D स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल होता है रियलिटी में। बेटा अगर कोडॉन में AUG है, इनिशिएटर कोडॉन है, तो tRNA जो है वो इनिशिएटर tRNA कहलाएगा। स्पेसिफिक tRNA है इनिशिएशन के लिए। आओ चलो इस बात को अब हम लिखेंगे। आइए इस बात को हम लिख लेते हैं। देयर इज अ ये देखिए, देयर इज अ tRNAs आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ऐसे ही लिख देती हूं मैं भी। tRNAs आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, आओ चलो इनिशिएटर tRNA बनाते हैं। इनिशिएटर tRNA कैसा होगा बेटा? बड़ा आसान है। mRNA पर इस समय पर AUG होगा, दिस इज द इनिशिएटर कोडॉन। तो बेटा जो tRNA होगा ऐसा, उस पर यहां क्या होगा? एंटी कोडॉन क्या होगा? A के सामने U के सामने A, G के सामने C, ये होगा उसका एंटी कोडॉन, इसके कॉम्प्लीमेंट्री। और यहां पर क्या अटैच मिलेगा आपको? मीथियोनिन अमीनो एसिड, क्योंकि मीथियोनिन अमीनो एसिड कोड होता है AUG से 3 प्राइम एंड पर। बनाया सबने? आ गए मजे? अब बेटा एक छोटी सी बात बता रही हूं, छोटी सी बात। एक्चुअली ये यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में AUG मीथियोनिन के लिए कोड करता है, बट बेटा प्रोकैरियोट्स में मीथियोनिन तो होती है, मीथियोनिन ही है, पर हल्का सा डिफरेंट फॉर्म होता है जिसे फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं भी याद करोगे चलेगा, पहले इस पे क्वेश्चन आता था, अब तो काफी साल से नहीं पूछा गया है। प्रोकैरियोट्स के अंदर मीथियोनिन फॉर्माइलेटेड फॉर्म में अमीनो एसिड अटैच होता है, यूकैरियोट्स में मीथियोनिन होती है। मुझे जरा सोचकर बताओ आप कि क्या स्टॉप कोडॉन के लिए tRNA होगा? यस या नो? बताइए। क्या स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA, उल्लू आया उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, क्या इसके लिए कोई tRNA होना चाहिए? शुड देयर बी अ tRNA? व्हाट डू यू थिंक? बोलिए। नहीं, हमने यही तो कहा था, स्टॉप कोडॉन जैसे ही आएगा बेटा उसके लिए कोई tRNA नहीं है, उसे कोई tRNA रीड नहीं करेगा, इसलिए कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा। सो नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई tRNA नहीं होते, इसीलिए प्रोसेस रुक जाता है। यानी बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि कोडॉन कहां पर है, tRNA पे या mRNA पे, तो क्या कहोगे? कोडॉन्स कहां पर है बेटा? कोडॉन्स कहां पर है? mRNA पर। और एंटी कोडॉन कहां पर है? tRNA पर। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्लियर है?
डन, बिल्कुल। चल, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। हमने डीएनए से डीएनए बनाना सीख लिया, यानी रेप्लिकेशन। हमने डीएनए से आरएनए बनाना सीख लिया, ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर, टर्मिनेटर, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, सब सीख लिया। और फिर हमने जेनेटिक कोड समझ लिया, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, सब क्लियर हो गया। अब हम एक्चुअली प्रोटीन बनाना सीखेंगे। प्लीज हेडिंग डालिए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। चलिए, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स को ज्वाइन किया जाएगा? बोल सकती हूं बेटा, मैं अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करेंगे। क्या मैं ये बोल सकती हूं अमीनो एसिड्स का पॉलीमर बनाएंगे? बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, जिससे एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। बोल सकते हैं? बोल सकती हूं कि नहीं बोल सकती? सो यहां पर होगा प्रोसेस ऑफ पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमर बनाएंगे, पॉलीमेराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा बेटा, और क्या बनाया जाएगा? टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा, 2 अमीनो एसिड जुड़े तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़े तो ट्राइपेप्टाइड, मेनी जुड़े तो पॉलीपेप्टाइड। और इसी का वेट जब बहुत हो जाता है मैक्रो वाली कैटेगरी में, तो उसे ही प्रोटीन बोलते हैं। तो फॉर्म करेंगे पॉलीपेप्टाइड, और अमीनो एसिड्स का होगा पॉलीमराइजेशन। चलो मुझे बताओ, ये प्रोसेस कहां होगा? न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर? बताइए। प्रोकैरियोट्स में तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में है, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग इन साइटोप्लाज्म। बट यूकैरियोट्स में कहां होगा? जरा बता दो मुझे, बता दीजिए मुझे। मैंने कई बार क्लास के अंदर बताया है, साइटोप्लाज्म में, यानी इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। It occurs in cytoplasm in both prokaryotes and eukaryotes. चल, अब मुझे ये बताओ कि इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर या प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का ऑर्डर होगा, सीक्वेंस होगा, यानी ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ, अब मैं इसे शॉर्ट में बेटा अमीनो एसिड को ऐसे लिख देती हूं, ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिफाइंड बाय बेटा, कौन डिसाइड कर रहा है कि अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा? एक्चुअली देखा जाए तो मास्टर कॉपी तो डीएनए है। डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आएंगे, पर वो कोडिंग स्ट्रैंड की कार्बन कॉपी हमने आरएनए पर बनाई है, एमआरएनए पर, कोडॉन्स हमने उसे नाम दिया है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड आएंगे। सो इट इज डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए। सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पर जो भी सीक्वेंस आया, उसी ऑर्डर एंड सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बनेंगे। बहुत बढ़िया। चल, अब मुझे बताओ कि सेल के अंदर, आपने मुझे ये तो बता दिया कि साइटोप्लाज्म में बनेंगे, पर साइटोप्लाज्म के अंदर कौन है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री? बताइए, सेल की कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन फैक्ट्री है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने खुद ही आपको पढ़ाया है, कौन सा ऑर्गेनेल है जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहते हैं? Yes, very good. Ribosome. Absolutely, ribosome. So this is ribosome. अब very good. बेटा, राइबोसोम मैंने आपको 2 बातें बताई थी। राइबोसोम इज मेड ऑफ, क्या बताया था? राइबोसोम किसका बना होता है बेटा? आरएनए प्लस प्रोटीन्स। कितने स्टूडेंट्स को याद है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कि राइबोसोम के अंदर एक तो प्रोटीन्स होते हैं
और एक rRNA होता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आरएनए यानी rRNA। mRNA जो है वो टेम्पलेट है, कोडॉन्स हैं, सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है। tRNA कोडॉन रीड करके अमीनो एसिड लेकर आएगा, बट राइबोसोम जो है वो rRNA से बनता है और साथ में प्रोटीन्स होते हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी कि यूकैरियोट्स के अंदर 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी 2 साल पहले आया था। कितने स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? बेटा जब ये क्वेश्चन आया था ना, इसका आंसर था 80। आप विश्वास नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में ये एक हल्का सा ब्रैकेट में दिया हुआ है। ज्यादातर स्टूडेंट्स छोड़कर आए थे, गलत कर आए थे या तुक्के लगाकर आए थे। बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम था कि इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। मैंने भी आपको बताया था बेटा ऑलरेडी। चलो लिख लिया तो मुझे एक बार यस या थम्स अप कर दो। चलिए, अब राइबोसोम्स की कितनी सब यूनिट्स पढ़ी थी अपन ने, जरा बताओ। ये हल्का सा रिकैप ही चल रहा है अपना, ये सब रिकैप चल रहा है बेटा। राइबोसोम्स की कितनी सब यूनिट्स पढ़ी थी अपन ने, किसको याद है? 2 सब यूनिट्स थी। हमारे में 80S जो है वो 60S प्लस 40S का बना था, और प्रोकैरियोट्स या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो 70S है वो 50S प्लस 30S का बना था। याद आ रहा है? इन दोनों सब यूनिट्स को ज्वाइन कौन करता है, किसको पता है, किसको याद है? ये सब पढ़ा चुकी हूं बेटा मैं। ज्वाइंड बाय, बोलो कौन सा आयन करता था, कौन सा आयन करता था? और मैंने आपको यह भी बताया था कि ओनली जब प्रोटीन सिंथेसिस होना है देन ओनली दे ज्वाइन, वरना ये सेपरेट रहती हैं। देन ओनली दे ज्वाइन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड। चल, यहां तक सबको याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब 2 अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ेंगे? 2 अमीनो एसिड्स जॉइंड बाय, बेटा बायोमोलिक्यूल्स थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है आपने, दोनों बैचेस में हो गया होगा। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते थे। 2 अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मैं फिर भी अपनी ड्यूटी निभा रही हूं, एक बार बना के दिखा रही हूं, क्विकली रिवाइज कर रही हूं। अमीनो एसिड क्या होता है? एक तरफ एसिड है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक H है और एक कोई भी R ग्रुप है, कोई भी R ग्रुप है। ऐसे ही ये नेक्स्ट मान लीजिए अमीनो एसिड है, सेकेंड अमीनो एसिड है R2। वही सेम घिसी पिटी कहानी, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यानी डिहाइड्रेशन होगा। क्या लेजेंड एंड अल्फा दोनों लोग जूलॉजी में ये पढ़ चुके हैं? प्लीज मुझे बता दीजिए। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? तो इस पर अमीनो ग्रुप अभी भी है, H अभी भी है, R1 अभी भी है, इस पर COOH अभी भी है, H अभी भी है, R2 अभी भी है, बट यहां पर अब CO रह गया है और यहां पर N के साथ एक H रह गया है। एक H वाटर के साथ चला गया है बॉन्ड बनाने, यानी 1H रह गया है। तो इससे बनेगा CONH, और इसे हमने कहा था बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH। ये कितने स्टूडेंट्स को याद है? ठीक है, आज ही पढ़ाया है, यकीन 3.0 में तो मैंने आज ही बताया है। अगर आप मेरे से जूलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं हम आप ही से पढ़ते हैं, तो 2 अमीनो एसिड्स जुड़े तो ये बन गया डाइपेप्टाइड।
फिर एक और बनेगा तो ट्राइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड। यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी प्रोसेस तो शुरू ही नहीं किया है मैंने। चलिए ठीक है। नाउ अब मुझे ये देखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तभी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटा प्रोटीन बनाने के लिए, धीरे 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 चल रहे हैं। क्या क्या चाहिए अब बड़ा ध्यान से सुनो। आप कहोगे कि मैम एक तो अमीनो एसिड चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो अमीनो एसिड तो हमारे टीआरएनए भैया ले आएंगे। अब बड़ा ध्यान से सुनो, जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे बॉन्ड फॉर्म होगा। बेटा कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया है, जब दो न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होती हैं तो भी एनर्जी चाहिए होती है। तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और दूसरा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ऑफ कोर्स अमीनो एसिड्स तो चाहिए ही, ऑफ कोर्स वो तो चाहिए ही, वो तो सबस्ट्रेट है, वो तो सबस्ट्रेट है बिल्कुल जो ज्वाइन होंगे। और एक एंजाइम चाहिए होता है, जैसे टू न्यूक्लियोटाइड जब रेप्लिकेशन के टाइम ज्वाइन की थी तो डीएनए पॉलीमरेज ने की थी, जब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ज्वाइन किया था तो आरएनए पॉलीमरेज ने की थी। इसी तरह यहां पर भी एक एंजाइम या कैटलिस्ट चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं ये बात आपको एक्चुअली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा चुकी हूं, बट मैं फिर से एक बार बता रही हूं। आपको याद है राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट जो है, बहुत ध्यान से लिखो मेरे साथ, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट जो है बेटा, लार्जर बड़ी वाली, बड़ी वाली यूकैरियोट्स के अंदर 60s और प्रोकैरियोट्स के अंदर 50s। आपको याद है लार्जर सब यूनिट के अंदर यहां पर 5s और 23s आरआरएनए था, और यहां पर 5s, 5.8s एंड 28s आरआरएनए था। मैंने आपको बताया था कि यहां पर वो जो 28s वाला आरआरएनए है और यहां पर 23s वाला आरआरएनए है, ये एंजाइम की तरह बिहेव करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। कितने स्टूडेंट्स को ये बात याद आ रही है? मैंने आपसे कहा था कि ये जो आरआरएनए राइबोसोम के अंदर है बेटा, ये राइबोसोम के अंदर है, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर है। ये और ये दे एक्ट लाइक एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो दे एक्ट लाइक एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा यहां पर कोई अलग से सेपरेटली एंजाइम नहीं है, यही राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट का एक आरआरएनए है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और इसे हमने कहा है कॉल्ड पेप्टिडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। पेप्टिडल ट्रांसफेरेज एंजाइम, इन्हीं आरआरएनए को हमने कहा है। बायोमॉलिक्यूल्स में भी अपन पढ़ते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं दुनिया में, ऑल आर प्रोटीन इन केमिकल नेचर, सब प्रोटीन यानी अमीनो एसिड से बने हैं, पर ये एंजाइम है जो आरआरएनए से बना है।
याद आया? इसीलिए हमने इसे राइबोजाइम कहा है। एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन नहीं है, जो आरएनए है, इसीलिए राइबोजाइम कहा है। कितने स्टूडेंट्स को ये सब कुछ याद आ रहा है, जरा मुझे बताइए। हमने इसे बेसिकली राइबोजाइम कह दिया है। क्या है राइबोजाइम? इन्हीं लार्जर सब यूनिट के अंदर जो आरएनए है 28S और 23S वाला, इट इज बिहेविंग लाइक एन एंजाइम। मजे आ गए? जितने लोगों को मजे आ गए जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दो। यानी एक बात समझो, जैसे याद है जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हुआ था बेटा, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स थी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में थी। आपको याद है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में थी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ताकि जब डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज उन्हें ज्वाइन करे, वो 2 फॉस्फेट्स ब्रेक हो, एनर्जी रिलीज हो और उससे बॉन्ड बन जाए। याद आया? ठीक इसी तरह अमीनो एसिड्स भी बेटा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे, उनमें भी फॉस्फेट होगा, ताकि फॉस्फेट्स ब्रेक हो, एनर्जी रिलीज हो और उस एनर्जी से बॉन्ड बने। यानी अमीनो एसिड्स बेटा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। लिखिए एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी प्रोटीन सिंथेसिस तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो उसकी भूमिका चल रही है, अभी तो उसका बेसिक्स पढ़ा रही हूं आपको, बेसिक्स। अमीनो एसिड्स भी एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे, जस्ट लाइक न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेटेड फॉर्म में थी। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? मजे आ रहे हैं? हर अमीनो एसिड एटीपी के साथ जुड़ता है, एटीपी। अब होता क्या है, जैसे ही एटीपी यानी ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब एटीपी फॉर्म हुई होगी बेटा, तो वो 2 जो फॉस्फेट है एंड वाले, उनके बीच में एनर्जी स्टोर हो गई होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर। अब जब अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ता है तो एटीपी अपने 2 बॉन्ड्स को तोड़ती है, वो आखिरी वाला फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, एक बार टूटता है, दूसरी बार टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से ये अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी वो एनर्जी अब इनके बॉन्ड में आ गई। यानी थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो अमीनो एसिड के साथ एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मिलेगा और 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं। पहले थर्ड और सेकंड वाले फॉस्फेट का बॉन्ड टूटेगा तो एडीपी, डाइफॉस्फेट बनेगा। फिर सेकंड और फर्स्ट वाले फॉस्फेट का बॉन्ड टूटेगा तो मोनोफॉस्फेट बनेगा, दोनों फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से अमीनो एसिड ने एएमपी के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये केवल अकेले नहीं होते, इनके साथ साइटोप्लाज्म का एक एंजाइम भी जुड़ता है जिसका नाम है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। अब ये एंजाइम भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट हमें आना चाहिए। अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम, बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, मैं इसे कैपिटल ई लिख देती हूं। ये भी लटक लेता है इनके साथ, ये भी इनके साथ चिपक लेता है। तो जब 2 फॉस्फेट अलग होते हैं तो ये अमीनो एसिड एएमपी और एंजाइम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये अमीनो एसिड हाई एनर्जी है, क्योंकि इस बॉन्ड में हाई एनर्जी है, क्योंकि जब ये टूटा, इनके फॉस्फेट रिलीज हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी इस बॉन्ड में आ गई है। तो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं। अब बेटा मुझे बड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सेलिन सही लिखा है। इस एंजाइम का नाम मैंने अभी टीआरएनए में लिखवाया था, यहां पर ये डी लूप में, यहां पर इस लूप मैंने कहा था इट रिकॉग्नाइज दिस एंजाइम। मुझे बड़ा ध्यान से सुनो, अगर 20 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, तो 20 टाइप के ये एंजाइम है, 20 टाइप के, थोड़ा थोड़ा अमीनो एसिड्स डिफरेंट होंगे, प्रोटीन ही एंजाइम, केवल वो राइबोजाइम छोड़ दो। और फिक्स होता है कि मीथियोनिन वाला कौन सा है, सिस्टीन वाला कौन सा है, प्रोलीन वाला कौन सा है, फिनाइल एलेनिन वाला कौन सा है, ग्लाइसिन वाला कौन सा है, और ये उसी के साथ ही जुड़ते हैं। तो बेटा एक्चुअली जो टीआरएनए है, जब वो कोडॉन रीड करता है,
उसे पता चलता है मुझे मिथ्योनिन अमीनो एसिड ढूंढना है, आई हैव टू फाइंड मिथ्योनिन अमीनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म, पर वो मिथ्योनिन को नहीं ढूंढ सकता, वो मिथ्योनिन वाले इस एंजाइम को ढूंढता है, और इस एंजाइम के साथ मिथ्योनिन चिपका हुआ मिल जाता है, दिख जाता है। मजे आ गए, समझ आ गया? तो जल्दी से एक थम्स अप दे दो मुझे। सब भूल जाओ तो ऐसा समझ लो कि अमीनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में है, एनर्जी खुद लेकर आ रहे हैं, सब छोड़ दो तो डी लूप वाला, डी लूप वाला टीआरएनए का एंटी कोडॉन कोडॉन को रीड करता है, उसे पता चल गया कि मुझे प्रोलीन अमीनो एसिड एक्सेप्ट करना है, पर ढूंढेगा कैसे प्रोलीन को? तो उसका जो डी आर्म है वो प्रोलीन वाले एंजाइम को ढूंढता है, वो एंजाइम के साथ चिपका हुआ अमीनो एसिड मिल जाता है। अब एक स्टेप और सीखते हैं। अब एक्चुअली समझते हैं ट्रांसलेशन कैसे होगा एक्चुअली। तो आओ चलो ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो लिखते हैं अपन। मशीनरी फॉर ट्रांसलेशन, हमें और क्या क्या चाहिए ट्रांसलेशन कराने के लिए? आ जाओ अब लिखते हैं अपन मशीनरी फॉर ट्रांसलेशन। देखो सबसे पहले तो अपने को अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करना है, तो अमीनो एसिड तो चाहिए ही बेटा, वो तो रॉ मटेरियल है, नहीं तो जोड़ेंगे कैसे? तो अमीनो एसिड्स तो चाहिए। देन एनर्जी भी चाहिए। अब आप एनर्जी एटीपी कुछ भी बोलो, अभी लगी ना एटीपी, एटीपी की एनर्जी तो आ गई है अमीनो एसिड के बॉन्ड में। देन राइबोसोम चाहिए। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या स्टूडेंट्स? कुछ ड्रिलिंग वर्क चल रहा है यहां। राइबोसोम, भैया आवाज रहेगी ये? नहीं हटा बोल रहे हैं। अच्छा, राइबोसोम जो है उन्हें जोड़ने के लिए, दोनों सब यूनिट्स को ज्वाइन करने के लिए मैग्नीशियम आयंस चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए। टीआरएनए चाहिए अमीनो एसिड्स को पिक करने के लिए, कोडॉन को रीड करने के लिए। एमआरएनए चाहिए जिस पर कोडॉन है वही तो सीक्वेंस डिसाइड करेगा। आरआरएनए चाहिए ताकि एंजाइम की तरह भी बिहेव करे और राइबोसोम भी फॉर्म करे। यानी बेटा ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। All 3 types of RNA required for protein synthesis. A couple? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीनों RNA चाहिए, ठीक है। अब ये वाला एंजाइम भी तो चाहिए, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। इसी एंजाइम से तो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा टीआरएनए। अब बेटा ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जैसे आपको याद है जब हमें ट्रांसक्रिप्शन एंड करना था तो रो फैक्टर आता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है। ऐसे ही जब ट्रांसलेशन एंड करना होगा, यानी जब स्टॉप कोडॉन आएंगे, तो बेटा कुछ साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें रिलीज फैक्टर्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में इनका नाम लिखा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। रिलीज फैक्टर्स भी चाहिएंगे जो फाइनली एंड करवाएंगे। हम सब सीखेंगे, हम सीखेंगे। लिख लिया? क्या आप लोगों को ड्रिलिंग की वॉइस आ रही है? क्योंकि मुझे बहुत तेज आ रही है। क्या आप लोगों को ड्रिलिंग की आवाज आ रही है बेटा या नहीं? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्लीज बता दो, यहां बहुत ज्यादा आवाज है। चलिए अब आइए हम एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। चल जाएगा ना? कर लें क्लास तो अपन, ठीक है। अब सुनो पहला स्टेप। सबसे पहले जब एमआरएनए न्यूक्लियस में बना, न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आया, टीआरएनए को एक्टिवेटेड करना है। यानी टीआरएनए क्या होता है बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो। हमारे साइटोप्लाज्म में टीआरएनए बहुत स्मार्ट है।
टीआरएनए पहले ही क्या करता है, अपने एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग, उसे मालूम है मुझे कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, तो वो पर्टिकुलर एंजाइम ढूंढता है, टीआरएनए सिंथेज एंजाइम, और उस कॉम्प्लेक्स के साथ अमीनो एसिड को अटैच करता है। मतलब अपने साइटोप्लाज्म में टीआरएनए ऑलरेडी अमीनो एसिड के साथ अटैच्ड फॉर्म में पड़े रहते हैं। इसे बोलते हैं, टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड जुड़ेगा, अटैच होगा, यानी अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मतलब टीआरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ अटैच रहता है, अमीनो एसिड बाइंड्स टू, अमीनो एसिड बाइंड्स या लिंक्स, वही ईस्टर बॉन्ड बनेगा 3 प्राइम एंड पर, इसीलिए उसे पहले ही पढ़ा दिया गया है, टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। बेटा कॉग्नेट टीआरएनए, ये एनसीईआरटी की लाइन है। कॉग्नेट मतलब स्पेसिफिक टीआरएनए, जो भी कोडॉन है उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए पे एंटी कोडॉन है, उस एंटी कोडॉन से उसे मालूम है कि मुझे मिथ्योनिन लाना पड़ेगा या प्रोलीन लाना पड़ेगा या फिनाइल एलेनिन लाना पड़ेगा, तो वो उसके साथ जुड़ेगा, उस अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा। टीआरएनए में अमीनो एसिड ऐड होगा तो इसे अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अभी क्या करता है समझो, टीआरएनए को साइटोप्लाज्म में ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है जो अभी अभी हमने देखा था। टीआरएनए आता है, पर्टिकुलर टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए, जिस पर वो वाला एंटी कोडॉन होगा, वो आता है और वो अमीनो एसिड से बोलता है कि यार तुम मुझसे दोस्ती कर लो। इन लोगों से दोस्ती करके क्या करोगे, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। वो कहता है इससे रिश्ता तोड़ दो, एएमपी को छोड़ दो, इससे रिश्ता छोड़ दो, एएमपी को छोड़ दो। इसके अंदर तो हाई एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज कर कर तुम मुझसे लपक जाओ, उस एनर्जी को यूज करके तुम मुझसे लपक जाओ। ये अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पर चिपक गया, एएमपी को धक्का दे दिया, गेट आउट, एंजाइम को धक्का दे दिया, गेट आउट। अब ये एंजाइम, ये एएमपी फिर से एटीपी बनाएंगे, फिर से वो किसी नए अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा, फिर से एंजाइम भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा। तो लगातार ये कॉम्प्लेक्स बनते भी रहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स टूटते भी रहते हैं। इट इज एन ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जब टूटते हैं, वो क्यों टूटते हैं, इस टीआरएनए की वजह से टूटते हैं। ये टीआरएनए जो है, अब इसे चार्ज्ड टीआरएनए कहेंगे। दिस इज अ चार्ज्ड टीआरएनए, दिस इज अ चार्ज्ड टीआरएनए, यानी अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ टीआरएनए। ऐसे टीआरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? तुम इसे छोड़ दो, इससे नाता तोड़ दो, मुझसे दिल जोड़ दो। हो गया? आप सब कुछ भूल जाओ तो ये याद रख लेना कि पहला स्टेप है अमीनो असाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसके अंदर अमीनो एसिड अपने स्पेसिफिक कॉग्नेट टीआरएनए के साथ जुड़ता है। बस कैसे जुड़ता है भाड़ में जान दो, वो तो मैंने आपको डिटेल बता दी। अब हमें एक्चुअली सेकेंड स्टेप पर आना है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। अब हम बनाना सीखेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। यही तो हमारा एम है, यही तो उद्देश्य है। बेटा कोई भी काम जब हम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी आपको याद है, मैंने आपको बताया था, पहले स्टार्टिंग प्रोसेस होगा यानी इनिशिएशन, फिर चेन लंबी होगी, लॉन्ग होगी यानी इलोंगेशन, और एंड में प्रोसेस एंड होगा यानी टर्मिनेशन। किसी भी प्रोसेस के मैंने आपसे कहा था 3 पार्ट्स होते हैं। यहां पर भी स्टार्टिंग होगी, चेन लंबी होगी यानी अमीनो एसिड अटैच होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और फाइनली एंड में जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो कहानी खत्म होगी। तो अब हम सबसे पहले 2A यानी इनिशिएशन समझते हैं कैसे होता है। इनिशिएशन
पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का इनिशिएशन। लिख लो इतना। चल अब समझो बेटा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो वो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एमआरएनए है, मान लीजिए ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, इस पे कोडॉन्स हैं। सबसे पहले बेटा एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ता है। स्मॉलर, बाप रे हालत खराब हो रही है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। कोई बात नहीं, प्रोकैरियोट्स के केस में वो 30s हो जाएगा, यूकैरियोट्स के केस में वो 40s हो जाएगा। तो यहां पर मान लो ये 5 प्राइम एंड है, यहां पर मान लो 3 प्राइम एंड है, ये एमआरएनए है। पहला कोडॉन हमेशा AUG होगा, यहां मान लो GGG है, यहां मान लो CCC है, UUU है, यहां मान लो UAG है। तो पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ता है। अभी राइबोसोम कंप्लीट नहीं बना है, तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा? पहला स्टेप स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम binds with mRNA। जब भी mRNA बनेगा वो बाहर आएगा। याद रखने का तरीका mRNA एंड स्मॉलर, mRNA एंड स्मॉलर, mRNA स्मॉलर, mRNA स्मॉलर। अब जैसे ही ये होता है, अब पहला टीआरएनए आता है। फर्स्ट टीआरएनए कौन सा वाला होगा? इनिशिएटर टीआरएनए। इट बाइंड्स टू दिस कॉम्प्लेक्स, बाइंड्स टू दिस कॉम्प्लेक्स। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, टीआरएनए बाइंड करेगा। अब पहला टीआरएनए कैसा होगा? ऐसा, जिसके पास यहां अगर AUG है तो यहां पे UAC होगी और यहां पे मिथियोनिन अमीनो एसिड अटैच होगा। ये एक्टिवेटेड है, चार्ज्ड टीआरएनए जिसके पास मिथियोनिन अटैच है। कैसे अटैच किए वही कहानी है। उसने मिथियोनिन AMP उसका एंजाइम कॉम्प्लेक्स ढूंढा होगा, उसको लालच दिया होगा, AMP के साथ एंजाइम के साथ बॉन्ड तोड़वाया होगा और खुद को ज्वाइन किया होगा। अब जैसे ही ये होता है, अब लार्जर सब यूनिट आती है। मैग्नीशियम आयंस का रोल होगा ऑफ कोर्स, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और वो इन सब के साथ अटैच हो जाएगी, बाइंड्स विथ अबव कॉम्प्लेक्स। मैं फिर कहती हूं बेटा, मेरे साथ क्लास में याद करो। सबसे पहले एमआरएनए बाहर आया, एमआरएनए बना जिसपे कोडॉन्स है, जेनेटिक कोड है, वो बाहर आया न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले एम से एमआरएनए एम स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ा। जैसे ही ये जुड़ा, पहला टीआरएनए आके अटैच हो गया। जैसे ही वो अटैच हुआ, लार्जर सब यूनिट आ गई, लार्जर सब यूनिट बाइंड कर गई। आओ लार्जर सब यूनिट को बाइंड कराती हूं। ये है सपोज लार्जर सब यूनिट, ये जुड़ गई लार्जर सब यूनिट। ये 60s यूकैरियोट्स में, 50s प्रोकैरियोट्स। यहां तक हो गया बेटा। जैसे ही लार्जर सब यूनिट जुड़ती है, 3 साइट्स क्रिएट हो जाती है। जैसे ही ये घटना घटती है, जैसे ही ये घटना घटती है, 3 साइट्स क्रिएटेड, 3 साइट्स क्रिएटेड। इसे बोलते हैं A साइट, P साइट एंड E साइट। अभी सब समझ में आएगा। E साइट, 3 साइट्स क्रिएट हो जाती है। अब ये कहां क्रिएट होती हैं? लार्जर सब यूनिट के अंदर, इन लार्जर सब यूनिट। एक बार लिखो फिर मैं बताती हूं। एक बार लिखो, APE, APE। अब मैं नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बना रही हूं। सपोज करिए ये अपना mRNA है, 3 प्राइम एंड है,
5 प्राइम एंड है, इधर AUG था, मैं वो ही बना देती हूं जो बनाया था, GGG है, CCC है, UUU है, बनाओ दोबारा से, और UAG है। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ी, उसके बाद पहला tRNA आया UAC वाला, यहां पर मिथियोनीन होगी, यूकैरियोट्स में, फॉर्माइलेटेड मिथियोनीन होगी प्रोकैरियोट्स में, और ये लार्जर सब यूनिट जुड़ी। बेटा जैसे ही लार्जर सब यूनिट जुड़ी, बड़ा ध्यान से सुनो, जहां पर tRNA है एक ये साइट हो गई, एक ये नेक्स्ट कोडॉन वाले एरिया में साइट हो गई, और एक कोने में साइट हो गई। जहां पर पहला tRNA आया है इसे P साइट बोलते हैं, जहां पर tRNA है इसे A साइट बोलते हैं, और इसे E साइट बोलते हैं, APE। E का मतलब है एग्जिट, अभी सब सिखाऊंगी आपको। APE साइट बन गई, यानी फर्स्ट tRNA या इनिशिएटर tRNA कम्स एट, ये कहां पर आया है, P साइट। देखो मैं इसे कैसे याद कराती हूं बेटा, देखो पहला tRNA P साइट पर आता है, पहला tRNA P साइट पर आता है, पहला tRNA P से पहला tRNA P साइट पर आता है। अब इसके बाद जितने tRNA आएंगे ना अमीनो एसिड ले लेकर वो A साइट पर आएंगे। A का मतलब ये अमीनो एसिड ले लेके अब जितने भी tRNA आएंगे, केवल पहला tRNA यहां आया है, सब्सीक्वेंट यानी इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी tRNA आएंगे, सब्सीक्वेंट tRNAs will come at A साइट। तभी तो A बोल रहे हैं, A अमीनो एसिड लेकर यहीं आएंगे बाकी सारे tRNA, पर P से पहला, P से P साइट, पहला आएगा P साइट पर, लिखा इतना, पहला P साइट पर। चलो, तो ये अपना इनिशिएशन हो गया। अब इनिशिएशन हो गया, क्या हुआ है देखो बेटा, अभी सबसे पहले mRNA स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ा, उनके साथ फर्स्ट tRNA जुड़ा, उसके साथ लार्जर सब यूनिट जुड़ी। अब वहां पे 3 साइट्स क्रिएट हो गई हैं। हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि यहां पर अब P बन गई है ये, A बन गई है ये, और E बन गई है ये। अब नेक्स्ट tRNA आएगा, नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा, यानी अब बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, यानी अब होगा सेकेंड स्टेप इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अब चेन को लंबा करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले सेकेंड tRNA आएगा, नेक्स्ट tRNA, वो कहां पर आएगा, A साइट पर, कम्स एट A साइट। सारे tRNA चार्ज्ड हैं, अमीनो एसिड लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट tRNA A साइट पर, और अब इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अभी सिखाती हूं, पेप्टाइड बॉन्ड, दोनों अपने tRNA पे जुड़े हुए हैं बेटा, tRNA के साथ है। अब दोनों अमीनो एसिड जो हैं इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू अमीनो एसिड टू फॉर्म अ डाइपेप्टाइड। वैसे ही बनेगा सेम, CONH बॉन्ड बनेगा, वाटर का रिमूवल होगा। और बेटा एनर्जी खुद अमीनो एसिड के पास है, खुद क्यों है, क्योंकि अमीनो एसिड ने ATP की एनर्जी ली थी और फिर वो tRNA पे जुड़ा है, तो अमीनो एसिड के पास एनर्जी है, खुद अमीनो एसिड सबस्ट्रेट है, उसके पास एनर्जी भी है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और ये बॉन्ड बनाने में जो एंजाइम है वो ऑलरेडी लार्जर सब यूनिट के अंदर मौजूद है, 28S या 23S rRNA।
यानी अगर आपको डायग्रामेटिकली दिखाना है तो आप इसे ऐसा दिखा सकते हैं। अब मैं फिर से पूरा पार्ट नहीं बना रही हूं। यहां सपोज ये AUG था, इधर सपोज ये GGG था। आओ बनाए बेटा। ये स्मॉलर सब यूनिट थी, ये लार्जर सब यूनिट थी, यहां पर P साइट है, यहां पर A साइट है, यहां पर E साइट है, APE। यहां पर फर्स्ट वाला tRNA है, फर्स्ट वाला, ये पहला अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1। और ये बेटा सेकेंड tRNA आया। अब अगर यहां GGG है तो यहां CCC होगा और यहां पर सेकेंड अमीनो एसिड होगा, इस केस में ग्लाइसिन लगा होगा। इन दोनों के बीच में ये बना पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी ऑलरेडी इनके पास है, अमीनो एसिड के पास, और एंजाइम ऑलरेडी लार्जर सब यूनिट के पास मौजूद है। अब देखो क्या होगा। अब बेटा ये डाइपेप्टाइड जो है, ये अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड tRNA से नाता तोड़ेगा और इसके साथ जुड़ा रहेगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा और tRNA को, पहले tRNA को बोलेगा बाय। तो पहला tRNA जो है बेटा वो E साइट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। मैंने क्या कहा, मैं उसको लिखवाती हूं। डाइपेप्टाइड शिफ्ट्स टू सेकेंड tRNA, जो बाद में आया है, सेकेंड tRNA, और पहला tRNA बेटा अब एग्जिट कर जाएगा, जो खाली हो चुका है। अब उसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है, वो अनचार्ज्ड है, ताकि फिर से चार्ज होता रहे। एग्जिट फ्रॉम ई साइट, एग्जिट फ्रॉम ई साइट। पूरा डाइपेप्टाइड जो है बेटा ये सेकेंड पर आ गया और पहला वाला एग्जिट कर गया ई साइट से। यानी इसकी ठीक थोड़ी देर बाद अगर हम देखें, इसके ठीक थोड़ी देर बाद अगर हम देखें बेटा, तो यही चीज अब हमें कुछ ऐसी दिखेगी, यही चीज हमें कुछ ऐसी दिखेगी। ध्यान से देखना, AUG GGG, ये है स्मॉलर सब यूनिट, ये है लार्जर सब यूनिट, ये है P, ये है A, ये है E, APE। देखो बेटा A पर मुझे सेकेंड वाला tRNA दिखेगा और उस पर मुझे ये सेकेंड अमीनो एसिड और सेकेंड अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ फर्स्ट अमीनो एसिड। ये है फर्स्ट अमीनो एसिड और ये है सेकेंड अमीनो एसिड, यानी ये डाइपेप्टाइड बन चुका है। और जो पहला वाला tRNA है वो यहां से बाहर निकल गया, फर्स्ट tRNA ने एग्जिट ले लिया। यानी जरा चैट बॉक्स में बताओ मुझे कौन सी साइट एम्प्टी हो गई, एम्प्टी खाली हो गई है, जरा मुझे बताइए कौन सी साइट खाली हो गई। बेटा एक बात याद कर लो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पहला tRNA P पर आता है, बाकी सारे A पे। पहला P, 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 बाकी सब आ A पर आते हैं। वेरी गुड, P साइड बिकम्स एम्प्टी, P साइड बिकम्स एम्प्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। P साइड हो गई खाली। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब क्या होगा, बड़ा ध्यान से सुनना। अब यहां पर नेक्स्ट कोडॉन था, मान लो CCC, मान लो बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो। अब ये पूरा राइबोसोम जो है ना, ये इस mRNA पर शिफ्ट होगा, अपनी लोकेशन चेंज करेगा। इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी अब मुझे थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूं, इस डायग्राम के बाद मुझे ये दिखा था, इस डायग्राम के बाद मुझे क्या दिखेगा वो मैं यहां बना के बताती हूं आपको। मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ये था AUG GGG PCC, ये है mRNA, ये थी स्मॉलर सब यूनिट। अभी स्मॉलर सब यूनिट फर्स्ट और सेकंड कोडॉन के पास थी,
अब ये सेकंड और थर्ड कोडॉन के पास आ गई है, पूरा का पूरा राइबोसोम सेकंड और थर्ड कोडॉन के पास आ गया है। बेटा जब ये पूरा खिसकेगा तो क्या ये जो डाइपेप्टाइड वाला टीआरएनए है ये पी साइट पर आ जाएगा और ए साइट खाली हो जाएगी। कितने लोग मेरे साथ अग्री कर रहे हैं कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो। जो पूरा का पूरा ये है ये पूरा खिसक गया, ये पूरा शिफ्ट हो गया बेटा। तो जो जीजीजी के सामने है ये तो पी साइट बन गई है और सीसीसी के सामने ए साइट बन गई है। यानी ये जो पूरा टीआरएनए है, सेकंड वाला टीआरएनए जिसके पास ये डाइपेप्टाइड है, जिसके पास ये डाइपेप्टाइड अटैच्ड है, ये पी साइट पर आ गया और ए साइट खाली हो गई। पहले पी साइट खाली हुई तब जाकर ये खिसका। तो जीजीजी जो ए साइट थी अब वो जीजीजी पी साइट हो गई और नेक्स्ट कोडॉन के सामने ए साइट हो गई। बस अब यही कहानी चलती रहेगी। अगेन यहां पर थर्ड टीआरएनए आ जाएगा, थर्ड अमीनो एसिड को लेकर। मैंने कहा ही है सारे टीआरएनए पहले के अलावा ए पर आते हैं। फिर वही कहानी होगी, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। फिर वही कहानी होगी, अब ये ट्राइपेप्टाइड बन गया, ये पूरा ट्राइपेप्टाइड इस पर आ जाएगा और सेकंड वाला एग्जिट मार देगा, सेकंड वाला एग्जिट मार देगा। यानी फिर से पी साइट एम्प्टी हो जाएगी, फिर ये पूरा आगे खिसकेगा और ये कहानी चलती रहेगी जब तक स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। कितने लोगों को समझ आ गया, मजे आ गए? जरा एक थम्स अप दे दो। इस खिसकने को, इस शिफ्टिंग को, इस लोकेशन के चेंज को कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। मजे आ गए? राइबोसोम मूव्स अलोंग एमआरएनए, पूरा राइबोसोम खिसकता है बेटा, शिफ्ट होता है। राइबोसोम मूव्स अलोंग एमआरएनए फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, कोडॉन टू कोडॉन मूव करता जाएगा। यही कहानी चलती जाएगी। पहले पी साइट एम्प्टी होगी, पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन। तो जो ए वाला है वो पी पर आ गया, ए एम्प्टी हो गई। फर्स्ट को छोड़ के सर हर बार ए के पास आएगा जो नेक्स्ट टीआरएनए आ रहा है। ये कहानी तब तक चलती रहेगी टिल स्टॉप कोडॉन कम्स, टिल स्टॉप कोडॉन कम्स एट, बोलो क्या लिखूं बेटा, ए साइट या पी साइट? राइबोसोम एमआरएनए पर मूव कर रहा है कोडॉन टू कोडॉन टिल स्टॉप कोडॉन कम्स एट ए साइट या पी साइट? प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर भेजो। ए साइट या पी साइट, स्टॉप कोडॉन कहां आना चाहिए बताइए? सोचिए सोचिए सोचिए। हर बार मैं कह रही हूं कि जो न्यू टीआरएनए आ रहा है फर्स्ट को छोड़ के वो ए साइट पर आ रहा है और जो पुराना टीआरएनए है वो ई साइड से एग्जिट ले रहा है, ई साइड से एग्जिट ले रहा है हर बार। यानी हर बार न्यू टीआरएनए ए पर आ रहा है। तो अगर ए पर स्टॉप कोडॉन आ जाए तो कोई नया टीआरएनए नहीं आएगा। मेरे नादान परिंदों, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दिल जीत लिया आप लोगों ने। क्या बात है, क्या बात है, चीटिंग तो नहीं की थी। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। So this is the next TRN. एक एक शब्द समझ आया? एनर्जी कहां से आ रही है, एंजाइम कौन सा है, अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ रहे हैं। पी साइट पे पहला टीआरएनए, बाकी सारे टीआरएनए ए साइट पर आएंगे। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है? अब आइए खात्मा करा लेते हैं, अब खात्मा करा लेते हैं। चल, हमारे केस में हमने यहां पे यू 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 किया था, यहां पर सपोज यूएजी किया था। थोड़ा आगे पीछे हो गया हो तो प्लीज फॉरगिव मी, कोई बात नहीं है ना। यूएजी तो आ जाइए, थर्ड स्टेप लिख लेंगे अब इसके अंदर। तो ये था सेकंड बी। हम पढ़ रहे थे पॉलीपेप्टाइड बनाना चेन, उसमें पहले शुरुआत में ये सब हुआ, ये पूरा, ये शुरुआत हुई,
ये चेन लंबी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और अब होगा चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा, प्लीज लिखिए स्टॉप कोडॉन जब आएगा। नाउ कब होगा चेन टर्मिनेशन? व्हेन स्टॉप कोडॉन comes at A site. When stop codon comes at A site. जैसे ही स्टॉप कोडॉन ए साइट पर आ गया, अब कोई नया टीआरएनए नहीं आएगा। नो न्यू टीआरएनए कम्स, यानी कोई न्यू अमीनो एसिड भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई न्यू टीआरएनए नहीं आ रहा। इस समय बेटा साइटोप्लाज्म के कुछ रिलीज फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ रिलीज फैक्टर्स आ जाते हैं, और वो सारा खेल खत्म कर देते हैं, सारा खेल खत्म कर देते हैं। यानी ये मिलकर क्या करते हैं, आ जाओ आपको समझाती हूं। सपोज करिए ये एमआरएनए है, AUG, GGG, CCC, UUU, और ये आ गया UAG। अभी कुछ भी हो सकता है, UAG, UAA, UGA, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, एक ही बात है। यहां पर आ गई है मेरी स्मॉलर सब यूनिट, और ये पूरी आ गई होगी लार्जर सब यूनिट। यहां E साइट है, ये P साइट है, ये A साइट है। A साइट पर नो न्यू टीआरएनए। जो पुराना वाला टीआरएनए लास्ट वाला वो इधर है, और इस पर बेटा पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई है। क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? इस केस में 1 2 3 4 4 होंगे, 1 2 3 4। एक हटा देती हूं, एक हटा देती हूं। 4 कोडॉन्स है स्टॉप कोडॉन के पहले, तो 4 अमीनो एसिड्स आएंगे प्रोटीन के अंदर। मुझे बताओ जो ओल्डेस्ट, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है बेटा, वो ये वाला है, अप वाला या डाउन वाला? जरा बताओ, जरा बताओ। अब क्या होता है, आदर्श बेटा देवेश भाई से बिल्कुल इंस्पायर मत होइए, इतनी डिटेल्स अब नहीं पूछते हैं। आपको जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना कर लो, नीट में मस्त सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ये रिलीज फैक्टर्स आते हैं ना, ये पूरी मशीनरी को तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये दोनों सब यूनिट्स को सेपरेट कर देते हैं, बोले जाओ अब तुम्हारा काम नहीं है। तो बोथ सब यूनिट सेपरेट, बोथ सब यूनिट सेपरेट। ये एमआरएनए को बोलते हैं अब आपका भी काम नहीं है, इस वाले टीआरएनए को बोलते हैं तुम्हारा काम नहीं है। तो बेटा ये टीआरएनए अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, ये अलग हो गई, और पूरी यूनिट फुनिट सब इधर उधर हो गई। तो टीआरएनए सेपरेट। फिर ये टीआरएनए अपने वाले अमीनो एसिड के साथ चार्जिंग करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट। यही तो हमारा एम था, उद्देश्य था। तो बेटा पॉलीपेप्टाइड की चेन सेपरेट हो गई, टीआरएनए सेपरेट हो गया, और एमआरएनए मर जाता है। एमआरएनए का काम खत्म, उसने प्रोटीन बनवा दिया, एमआरएनए का डिग्रेडेशन हो जाएगा। तभी तो याद है मैंने कहा था कि सबसे लंबा, सबसे ज्यादा भारी एमआरएनए होते हैं, टीआरएनए तो छोटे से हैं, बट एमआरएनए की लाइफ सबसे कम है, क्योंकि प्रोटीन बनाते ही एमआरएनए खत्म कर दिया जाता है। एमआरएनए टूट गया, प्रोटीन चेन अलग हो गई, टीआरएनए अलग हो गया, दोनों सब यूनिट अलग हो गई। भाई सब लोग जिस उद्देश्य से जुड़े थे वो काम खत्म हो गया। यस, सबसे ऊपर वाला फर्स्ट अमीनो एसिड है, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। फर्स्ट हमेशा स्टार्ट कोडॉन होगा, फर्स्ट हमेशा स्टार्ट कोडॉन होगा, और खात्मा हमेशा स्टॉप कोडॉन्स करेंगे, वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन। ठीक है, सेप्टेट लिख दिया। अरे लो, ये लो, आज तो दिन बन गया आप लोगों का, खुश हो गए आप। सेपरेट, ठीक है, रेटेड, सेपरेटेड, सेपरेटेड। लो इंग्लिश भी करेक्ट कर देती हूं।
ठीक है, मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका डायरेक्टर कौन है बेटा? डायरेक्टर कौन है? कौन है जो जिसका दिमाग लगाए? एक्चुअली आर डिक्टेटेड बाय, बोलो कौन है डायरेक्टर? डिक्टेटेड बाय डीएनए या आरएनए, प्लीज बताइए। एंड रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो बोलो, डिक्टेटर कौन है और रिप्रेजेंटर कौन है? डायरेक्टर कौन है? डीएनए, क्योंकि डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, अल्टीमेटली वो प्रोटीन में अमीनो एसिड आए हैं। तो डिक्टेटर साहब जो हैं वो हैं डीएनए। पर डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, तो डीएनए से पहले आरएनए बना है। आरएनए रिप्रेजेंटेटिव है, ये शेफ है और ये वेटर है। और अच्छा बोलना है तो कौन सा आरएनए? एमआरएनए। टीआरएनए, आरआरएनए हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करती हूं, मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मस्त तरीके से पढ़ा है। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करती हूं, कॉपी पेन साइड में रख दो। ट्रांसलेशन का मतलब है अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर ही साइटोप्लाज्म में होगा। सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन एमआरएनए जो है उससे डिसाइड होगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। डिक्टेटर डीएनए है, रिप्रेजेंटर एमआरएनए है। फैक्ट्री है राइबोसोम। राइबोसोम एंजाइम की तरह भी वर्क करेगा फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और खुद पूरी फैक्ट्री तो है ही। फिर हमने बात समझी कि राइबोसोम की 2 यूनिट्स क्या हैं और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए जो टीआरएनए लेकर आएगा, एनर्जी चाहिए जो अमीनो एसिड खुद जुगाड़ेंगे, और एंजाइम चाहिए जो आरआरएनए रोल प्ले करेगा। फिर हमने सीखा कि सबसे पहले टीआरएनए चार्ज्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रहते हैं, यानी अपने पर्टिकुलर अमीनो एसिड, चार्ज्ड अमीनो एसिड के साथ इसे अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये फर्स्ट स्टेप है। अब एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। इनिशिएशन में सबसे पहले एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ेगा, उनके साथ फर्स्ट टीआरएनए जुड़ेगा, उनके साथ लार्जर सब यूनिट जुड़ेगी, 3 साइट्स क्रिएट हो जाएंगी। पहला टीआरएनए पी साइट पर कहलाया जाएगा। ये हो गई है शुरुआत। अब सेकेंड टीआरएनए आएगा ए साइट पर। दोनों फर्स्ट और सेकेंड अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यानी डाइपेप्टाइड बनेगा। ये डाइपेप्टाइड सेकेंड टीआरएनए के साथ रहेगा। फर्स्ट टीआरएनए टाटा बाय बाय कर ई साइट से एग्जिट कर जाएगा। अब पूरा जैसे ही पी साइट एम्प्टी हुई, क्योंकि पहला टीआरएनए एग्जिट कर गया, ये पूरा राइबोसोम मूव करेगा ऑन एमआरएनए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड कोडॉन टू सेकेंड थर्ड कोडॉन। अब जो भी कुछ ए पे था वो पी पे आ गया और ए साइट खाली हो गई, वहां पर नेक्स्ट टीआरएनए आ जाएगा। अगेन पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ट्राइपेप्टाइड बनेगा। ये पूरा ट्राइपेप्टाइड थर्ड वाले टीआरएनए के पास आ जाएगा। सेकेंड टीआरएनए टाटा बाय बाय करके निकल जाएगा, फिर से पी साइट खाली हो जाएगी, फिर से ट्रांसलोकेशन होगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक कि ए साइट, जहां पर नए टीआरएनए आते हैं, वहां पर स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। जैसे ही वहां स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, अब कोई न्यू टीआरएनए नहीं आएगा, रिलीज फैक्टर्स आएंगे और वो इन सबको अलग अलग कर देंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। कितने लोगों को यहां पर तक मस्त तरीके से समझ आ गया? अब एक जबरदस्त छोटी सी चीज जो आपके लिए 5 मिनट का खेल है, ट्रांसलेशन यूनिट। बेटा हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी, बड़ा ध्यान से सुनो। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का पार्ट है जिससे एमआरएनए बनना है। ट्रांसलेशन यूनिट एमआरएनए का पार्ट है। स्टार्ट कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन के बीच का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन यूनिट। अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का पार्ट है, ट्रांसलेशन यूनिट एमआरएनए का पार्ट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर आते हैं। ट्रांसलेशन यूनिट में स्टार्ट कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन के बीच का पूरा एरिया आएगा। सीक्वेंस ऑन एमआरएनए, एक तरफ है स्टार्ट कोडॉन, एक तरफ है स्टॉप कोडॉन, दोनों तरफ है, मतलब एक साइड स्टार्ट कोडॉन, एक साइड स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन बोलो बेटा, इनिशिएटर कोडॉन बोलो, एक ही बात है। स्टॉप कोडॉन बोलो, टर्मिनेटर कोडॉन बोलो, एक ही बात है। ये UAA, UAG या UGA में से कुछ होंगे। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, और ये AUG होगा। बेटा एमआरएनए 5 to 3 होता है, तो 5 प्राइम पर स्टार्ट कोडॉन होगा और 3 प्राइम पर स्टॉप कोडॉन होगा। एमआरएनए 5 to 3 होता है, तो 3 पर स्टॉप कोडॉन होगा और 5 पर स्टार्ट कोडॉन होगा। ये एमआरएनए पर है। आपको थोड़ा भी डाउट है तो ब्रैकेट में खुद ही लिख लो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का पार्ट है जो ट्रांसक्राइब होगा। ये आरएनए, एमआरएनए का पार्ट है जो ट्रांसलेट होगा। सो इट कोड्स फॉर। ये ट्रांसलेशन यूनिट किसके लिए कोड कर रही है बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, ये किसके लिए कोड कर रही है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस के लिए, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के लिए कोडिंग हो रही है इस पर। 1 ट्रांसलेशन यूनिट इज इक्वल टू, उससे बनेगी 1 पॉलीपेप्टाइड चेन या 1 प्रोटीन। यानी बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये 5 प्राइम है AUG स्टार्ट कोडॉन, उसके बाद जितने अमीनो एसिड्स हैं उतने कोडॉन्स और हो गए बीच में, और फाइनली कोई एक स्टॉप कोडॉन हो गया। ये यहां से स्टार्ट से लेके स्टॉप तक, दिस इज द ट्रांसलेशन यूनिट। मैं यही लिख देती हूं बेटा। क्या हुआ भैया? नहीं, मैं यही लिख देती हूं, आप भी लिख लो, 2 मिनट लगेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, दिस इज ऑन डीएनए, ये ऑन डीएनए है, और इसमें प्रमोटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन प्लस टर्मिनेटर होता है। ठीक है, मजे आ रहे हैं? ये तो बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो पूरा ट्रांसलेशन समझा दिया। तो उसके बाद मुझे बताओ इसमें बस करने की क्या बात है? अब मैं एक पॉइंट कोई अगली क्लास के लिए तो छोड़ूंगी नहीं, अगली क्लास का बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक होगा, क्योंकि तो ऐसे मत करो। अभी तो 3 भी नहीं बजे, अभी 2 मिनट है बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। स्टार्ट कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन तक बताओ मुझे। सुरुचि, वासुदेव, अनिकेत, ठीक है, दीपिका, दीपक, शिवानी, आयुष, नहीं बस क्यों? बताओ बेटा, इसमें मैंने क्या नया सिखा दिया? बताओ क्यों दुखी हो रहे हो? खुशी खुशी पढ़ो यार, स्माइल कर दो। 2 लाइन और लिखवाऊंगी बस, सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको याद है मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बताया था कि प्रमोटर के पहले या जस्ट बाद में अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम कुछ सीक्वेंस होते हैं जो प्रमोटर को पहचानने में हेल्प करते हैं। हमने उन्हें कंजर्व्ड या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहा था। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं बेटा। ऐसे ही बड़ा ध्यान से सुनो, स्टार्ट कोडॉन के ठीक पहले या स्टॉप कोडॉन के ठीक बाद भी एमआरएनए में कुछ एरिया होता है, वही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। ये ट्रांसलेट नहीं होती, ये कोडॉन नहीं है, ये अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं कर रहा है, पर ये ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है। इन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, UTR।
जस्ट बिफोर स्टार्ट कोडॉन या जस्ट आफ्टर स्टॉप कोडॉन? कुछ सीक्वेंसेस हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। अब वो क्यों जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए, वो अपने को नहीं पढ़ना, वो एमएससी का सिलेबस है। बस हल्का सा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है अनट्रांसलेटेड रीजन्स। बेटा देखो नाम ही है इनका, ट्रांसलेशन नहीं होता, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये एमआरएनए पर कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस हैं, एमआरएनए के ऊपर एडिशनल सीक्वेंसेस, एडिशनल सीक्वेंसेस ऑन एमआरएनए जस्ट बिफोर स्टार्ट कोडॉन। भाई स्टार्ट के पहले, क्योंकि स्टार्ट के बाद तो नॉर्मल कोडॉन्स आ गए ना, स्टॉप के पहले तो नॉर्मल कोडॉन्स आ गए, तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। जस्ट बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के बाद, स्टार्ट कोडॉन के पहले एमआरएनए पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी एट बोथ एंड्स। स्टार्ट कोडॉन मतलब 5 प्राइम एंड की तरफ, और स्टॉप कोडॉन के बाद मतलब 3 प्राइम एंड की तरफ। बिफोर कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड। बेटा वो ट्रांसलेशन यूनिट का पार्ट नहीं है, ट्रांसलेशन यूनिट तो स्टार्ट टू स्टॉप ही है। बट इनकी जरूरत है, ये एमएससी लेवल का है, रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। हम भी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, ना आपको बिल्कुल डिटेल में जाना है, पर इतना आना है क्योंकि ये एनसीईआरटी का लिखना है बस। मैं तो एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती हूं। आपकी होती है ना वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस, कभी 15 मिनट कभी आधे घंटे हो जाती है ना। 5 प्राइम एंड पर भी है, 3 प्राइम एंड पर भी है, बिफोर स्टार्ट कोडॉन, आफ्टर स्टॉप कोडॉन। इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये कोडॉन नहीं है, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट टू स्टॉप जो है वही है ट्रांसलेशन यूनिट। एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करो बेटा, एक बार एनसीईआरटी ओपन करो, एक एक वर्ड पढ़ा दिया है, एक बार एनसीईआरटी ओपन करो। इस डायग्राम को देखेंगे केवल, देखिए ध्यान से देखो, ये एमआरएनए है येलो वाला, या 5 प्राइम एंड है या 3 प्राइम एंड है, या एयूजी नहीं बना, इसके पहले भी और होगा, इन्होंने एक पार्ट बनाया है। ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की, जो सबसे पहले एमआरएनए के साथ जुड़ती है, फिर पहला टीआरएनए आता है पी साइड पर, बाकी सब ए साइड पर। ये लार्जर सब यूनिट है। यहां देखिएगा बेटा, ये वाला जो है ये ए साइट है, ये वाली जो है ये पी साइट है, और इधर वाली जो है ये ई साइट है। एग्जिट कर रहे हैं ई साइट से, एरो देखो, और न्यू वाले जो है वो ए साइट पर आ रहे हैं। अब इनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा, फिर ये पूरी चेन इधर ए पर आ जाएगी, पीएमटी होकर ये वाला टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, फिर ये पूरा स्लाइड कर जाएगा। ये एग्जिट है, ये एंट्री इधर हो रही है। कंफ्यूज मत होना इससे, वो तो ये वाला अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, आएगा तो ए साइट पर, ये बॉन्ड बन रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनना दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये पूरी चेन इसके साथ आ गई, और ये पूरा शिफ्ट होकर ट्रांसलोकेट होकर आगे आ गया। आइए 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस बस, ताकि ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2-3 क्वेश्चंस बस कर सकते हैं, 2-3 कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंट्रॉन्स एमआरएनए पर है, एक्सॉन्स टीआरएनए पे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए पर
मतलब जो इमैच्योर आरएनए बनता है उस पर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोडॉन्स एमआरएनए पर है, एंटी कोडॉन्स टीआरएनए पर, ये करेक्ट है। ऐसा भी कुछ नहीं होता इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स नहीं 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 नहीं, प्रोकैरियोट्स में ओनली एक्सॉन्स हैं, यूकैरियोट्स में बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन है। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 80% ने सही दिया है, सैराज, देवेश, लक्ष्मी प्रिया, राशि, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई करो, ट्राई, इजी है। बेटा पहले ये भी बताते थे कि कितनी एनर्जी खर्च होती है जब एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है या लार्जर सब यूनिट जुड़ती है। रिलीज फैक्टर के टाइम भी एनर्जी खर्च होती है, एंड करने के लिए भी खर्च होती है, पर अब ये सब कुछ नहीं बताते। मैं भी पढ़ाती थी पहले, अब नहीं पढ़ाना। चलो कहीं से भी देख लो। डीएनए ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड में, तो डी का 2 होगा, डी का 2 होगा। अब टर्मिनेशन ट्रांसलेशन का पूछ रहे हैं, ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में रिलीज फैक्टर पढ़ा है अपन ने, ट्रांसलेशन में रिलीज फैक्टर पढ़ा है बेटा, ट्रांसलेशन में रिलीज फैक्टर पढ़ा है। ट्रांसलेशन में आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ सकता, ट्रांसलेशन में आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ सकता है। हाँ, ट्रांसलेशन में ये आता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज, और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 56% ऑलमोस्ट करेक्ट दिया है, बहुत बढ़िया। 60% अरिजीत, साक्षी, राशि, देवांश, वेरी गुड। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिस हो रहा है मेरे से, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। करो, ये तो करो, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट आई थिंक वो मिस हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। करिए प्लीज। मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, वो मैं करवा दूंगी आपको। ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को। देखो अब इसको ना, देखो इन्होंने कहानी में ट्विस्ट कर दिया है बेटा। ये एग्जिट हो गई अब। हाँ नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये ऐसा होना चाहिए ना, एंट्री। हाँ ये चार्ज्ड है बेटा, देखो ये चार्ज्ड टीआरएनए है। देखो इसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, एएसएन अमीनो एसिड जुड़ा है, इसके साथ कोई अमीनो एसिड नहीं है। ये अनचार्ज्ड टीआरएनए है जो एग्जिट ले रहा है, अनचार्ज्ड टीआरएनए। वैसे भी देखो इसका एरो देखो यहां है बाहर जाता हुआ, तो बी जो है वो अनचार्ज्ड है, बी जो है वो अनचार्ज्ड है, और ए जो है वो चार्ज्ड है। ठीक है, अब यहां से यहां ऐसे आ रहा है ना, मतलब इधर से स्टार्टिंग हुई होगी, तो सी होगा 5 प्राइम एंड और डी होगा 3 प्राइम एंड, क्योंकि इधर पर ए साइट बन रही है, इधर ए बन रही है, इधर पी बन रही है, तो जरूर यहां से स्टार्टिंग हुई है, ऐसे ट्रांसलोकेशन हो रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ज्यादातर आंसर गलत दे रहे थे, रॉन्ग दे रहे थे चैट्स में जो लोग डी बोल रहे थे। 41% ने सही दिया है, देवेश, अरिजीत, सुदृक्षा, प्रियांशु, वेरी गुड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। कोई बात नहीं बेटा, 7 मिनट्स ही ऊपर हुए हैं, कोई बात नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है बेटा उस क्वेश्चन में, सिर्फ वो एक एरो इधर बनाना था मुझे, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्लास बहुत जबरदस्त होगी, नेक्स्ट वीक बहुत जबरदस्त लैक ओपेरॉन समझेंगे, मजे आ जाएंगे। इतना अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और फिर हम होमवर्क में भी लिखी दूंगी ऑफ कोर्स, यहां तक बिल्कुल पक्का कर लेना इस चैप्टर को। मैं संडे को कोई नया होमवर्क नहीं दे रही हूं, कोई पॉडकास्ट रिवाइज करने को नहीं दे रही हूं, इसी चैप्टर को एकदम पक्का रिवाइज करके आना, क्योंकि इसका मेजर पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 9 लेक्चर्स हो गए बेटा, मेजर पार्ट कवर हो गया है। वीकेंड है, लास्ट क्लास है इस वीक की, आपके जो डाउट्स हो वो भी मुझे भेज देना। एंड प्लीज आपको कैसा लग रहा है बायोमोलिकुलर बेसिस पढ़कर, क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है, मजे आ रहे हैं? आप इतने प्यारी प्यारी बातें जो मुझे यहाँ कमेंट्स में करते हैं, प्लीज मुझे ऐप पे भी आपका फीडबैक दीजिएगा। मैं सब संडे को पढ़ने वाली हूँ, सैटरडे को मतलब आज रात को, कल सुबह पढ़ूंगी, एंड आई विल बी रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीक बहुत मजे आएंगे। हाँ, प्रचंड में मेरी क्लास है नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को,
मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन लूंगी शाम को 5 बजे से, 1 शॉट में कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम करेंगे। बट आप आपके टाइम के हिसाब से ही करना है, आपको करंट क्लासेस बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। बाय एवरीबडी, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।